गणी गणी जय माता जी की। मैं चक्रवर्ती लखावत। अपन ने दो वीडियो बनाए थे जिसमें कौन कौन से टॉपिक का देखना था। अब अपन देखते हैं भारत का भूगोल वाली यूनिट का। भारत के भूगोल की यूनिट इतनी बड़ी यूनिट है, एक तो तीसरी यूनिट जो मैंने भारत के इतिहास की बताई थी, और एक ये यूनिट। इतने ज़्यादा टॉपिक है, जितने ज़्यादा इसमें फंसोगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसमें दिमाग खराब नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने पढ़ रखी है बहुत अच्छे से तो भी ठीक है, नहीं भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रखी है तो भी इसमें 3 या 4 जो 5 प्रश्न आएंगे उसमें से 3 प्रश्न तो ऐसे होंगे कोई निश्चित रूप से आपको आ जाएंगे, इतना तो पढ़ रखा है आप लोगों ने, है ना। और केवल जो नहीं आने की संभावना रहेगी वो 2 प्रश्नों की रहेगी, तो उन 2 प्रश्नों के पीछे अपना न तो दिमाग खराब करना है, व्यर्थ करना है, और न समय व्यर्थ करना है ना। ऊपर ऊपर से एक बार क्या देखोगे, भू आकृतिक प्रदेश सबसे ज्यादा कौन सा है, थार मरुस्थल कहाँ पर है, दक्षिण का पठार कहाँ पर है, हिमालय की चोटियां देख लेना ऊपर ऊपर से, गंगा मैदान में बांगड़ खादर वो देख लेना। यानी हर एक टॉपिक अच्छा टॉपिक है इसका ये, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं रहेगी, और पढ़ो तो भी इसमें जो आप सिंपल जो हमने नोट्स बना रखे हैं वो, या 11वीं क्लास की एनसीईआरटी वाली किताब से जो है सिंपल सिंपल एक बार फटाफट फटाफट से उससे आंखों से बाहर निकाल लेना, है ना। तो 11वीं क्लास की किताब में तो 4 या 5 दर्रे दे रखे थे, वहीं से प्रश्न बन जाते। 2013 वाले सेकंड ग्रेड में 11वीं क्लास वाली किताब से 4 दर्रे आए थे, सीधे सीधे से आए थे वो। ठीक है, जो रणवीर जी ने जो नोट्स भेजे थे किताबों के एनसीईआरटी के, तो उसमें जो 11वीं क्लास की किताब में से भारत के टॉपिक वाले ये टॉपिक देख लेना, ये भू आकृतिक प्रदेश वगैरह, मात्र आधा या पौन घंटा लगेगा, है ना। फिर जलवायु, जलवायु के हमने कॉपे ने कौन कौन से जलवायु का वर्गीकरण कर रखा है, AWMW बहुत अच्छे से याद किया था हमने, है ना। जिसको याद नहीं है वो एक बार वापस, ये 20 मिनट का वो ऑडियो है वो जरूर सुन लेवे। ठीक है, उसके बाद में प्राकृतिक वनस्पति, हॉट स्पॉट कितने हैं, वनस्पतियां कौन कौन से प्रकार की है, कहाँ वर्षा ज़्यादा है, कहाँ वर्षा कम है, कहाँ वन्य जीवन कौन कौन से हैं, ये चीज़ें कौन कौन से आपके थोड़े कुछ 15-20 टाइगर रिजर्व के नाम का पता होना चाहिए कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, और कौन सा सबसे पहला कौन सा था वो उत्तराखंड वाला जिम कार्बेट वगैरह, कौन जो है ना, कुछ एक चीज़ें ये याद में रहनी चाहिए। इतना इतना जो देख नहीं है, बहुउद्देशीय परियोजना मैंने सारी की सारी रटवा दी थी आप लोगों को कि कौन सी कहाँ पर है, और बहुत अच्छे से याद करवा रखी है वो, है ना। नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना हो गई थी, भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना। अच्छा, इसका राज्य कौन कौन से, जैसे व्यास परियोजना कौन कौन से राज्यों के साथ में है ना, भाखड़ा नागल परियोजना कौन कौन से राज्यों की, ये देख लीजिएगा। मृदा सिरोजेम वगैरह वो हमने देखी है अच्छे से, एरिडोसोल कौन सी है, कौन सी क्या है ना, वर्टिसोल वगैरह। कृषि फसलें, सभी फसलों को उठाइए, कौन सी कहाँ पर क्या होती है, 15 या 20 जो प्रमुख फसलें हैं उनका वो 3-3 में मत घुसना आप, है ना, एक एक ही कर लेना, काफ़ी है। आ जाएगा तो एक से आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है ना। उद्योग, उद्योग में विशेष रूप से ध्यान रखिए कि 4 या 5 ही उद्योग है, यहाँ से एक प्रश्न जो बनता है और वो प्रश्न सही भी हो जाता है ना। लो इस्पात उद्योग देखना है पहले, तो वो 1907 वाला, टिस्को की कहाँ स्थापना हुई है, क्या हुई है ना। और फिर जो प्रश्न बनने की संभावना रहती है वो बनती है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी थी और तृतीय पंचवर्षीय योजना में कौन सी थी, है ना। वो लोहे के जो कारखाने बने थे, है ना, कौन से देश के सहयोग से बने, जैसे दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, है ना। राउरकेला कहाँ पे, उड़ीसा में, किसके सहयोग से, राउर कौन था, जर्मनी, है ना। तो ये 3, और जो एक बने थे ये 7 है। सलेम कहाँ पर है, लो इस्पात का सलेम है तमिलनाडु में, है ना। तो ये 7 या 8, केवल 7-8 कारखाने, इनको अच्छे से रट लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आ जाएगा उद्योग में। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा एल्यूमिनियम वाले नालको, बालको, उदालको वगैरह, हिंडालको वो देख लेना है। रेणुकूट पिंपरी में क्या है, कागज उद्योग कहाँ पर बनता है, ये क्या बनता है, बस थोड़ा थोड़ा सा एक बार ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा। बहुत देखो, अपन टॉपिक पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है तो बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप जाना नहीं है इसमें, है ना। खनिज, खनिज केवल आपको 9 to 12 की किताबों में, कोई सी भी जो 9th या 10वीं किताबों में जितना खनिज दे रखा है उतना याद कर लेना काफ़ी है। इसमें बहुत फंसना मत, कहाँ पे कौन सा क्या है, जो खनिज दे रखा है प्लस जो कलाम अकेडमी वाली किताबों में प्रश्न दे रखे हैं वो रट लेना अच्छे से। और साथ ही साथ हमने सिखवाल की ब्रह्मास्त्र में जो दे रखे हैं, अगर कलाम अकेडमी नहीं है तो लाने की जरूरत नहीं है, सिखवाल वाली जो ब्रह्मास्त्र मैंने पहले आप लोगों को सजेस्ट की थी उसमें जो प्रश्न दे रखे हैं वो प्रश्न देख लीजिएगा, है ना। फिर भी अगर किसी से भारत का भूगोल ये यूनिट पूरी नहीं पढ़ी जाती है तो कहीं से भी कोई प्रश्न उठा के एक बार वो याद कर लीजिएगा, ज़्यादा दबाव में नहीं आना। कई बार मैं उन लोगों को, अच्छा जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उनको तो बहुत डीप से और बहुत ढंग से पढ़ना ही है, मैं ये चीज़ उनके लिए भी बता रहा हूँ। जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है वो डर रहे हैं तो डरिएगा मत। 25 दिन में भी आप कैसे तैयारी कर सकते हो, 25 दिन में भी आप कैसे अपना बेस्ट, देखो सच्चाई ये है कि जिन्होंने अब तक भी तैयारी नहीं की है ना उनके पास अब खोने को कुछ नहीं है ना। अब जो भी है अगले 25 दिन पाने को ही पाने को है, उसमें हम क्या पा सकते हैं कि हम और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इतना काम तो करके जाएं, हो सकता है कहीं दौड़ में थोड़े बहुत ही बने रह जाए, है ना। तो बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, अभी भी आप कर सकते हैं, कीजिएगा 25 दिन तो अपना। अच्छा, मैं कल एक
परी बिश्नोई नाम की एक लड़की आईएएस बनी थी, उसका एक वीडियो कल यूट्यूब पे रिकमेंडेशन में आया हुआ था। उसकी पहली लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि जो हम अनुशासन से भी दर्द होता है, एक तकलीफ होती है, क्योंकि लगातार आप पढ़ते रहो 7-8 घंटे एक ही दिनचर्या को आप व्यवस्थित रूप से लगातार बना के रखोगे, ये वाकई में कटने वाला काम होता है, किसी के लिए भी, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए कटने वाला काम होता है। उन्होंने जो लाइन बताई थी परी बिश्नोई ने कि अनुशासन के दौरान उठाए गए दर्द से कई ज्यादा गुना दर्द होता है, वो होता है पश्चाताप का दर्द। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो उस समय हमें पश्चाताप होता है कि देखो अगर उस टाइम थोड़ा सा पढ़ लेते तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता, उस टाइम अगर अनुशासन रख लेते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो ये लाइन लिख लीजिए सामने, इन 25 दिनों में भी झोंक दीजिए अपने आप को कि अनुशासन की तकलीफ चाहे उठानी पड़े तो उठानी पड़े, लेकिन पश्चाताप वाली तकलीफ नहीं उठानी है। हम सब इस दौर से गुजरे हुए कहीं ना कहीं, और जब रिजल्ट आता है उस समय जो मसान वाली आत्मा है वो जागती अपने में कि बस अब तो व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे, और पुण्य हम परीक्षा के समय में वो लापरवाही कर जाते हैं। पुण्य जब रिजल्ट आता है, पुण्य पश्चाताप करते हैं, और वही ढाक के 3 पात नहीं बने रहना है। इन 25 दिनों में भी अब तक भी लापरवाही कर रहा है, तो मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के कि जिनकी अच्छी तैयारी है वो तो लगे रहे तैयारी में शानदार तरीके से, उनका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा ही होगा। एक चीज का विशेष रूप से और ध्यान रखिएगा कि जब आप एग्जाम हॉल में जाओ तो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल की तैयारी आपका सिलेक्शन तय नहीं करेगी, वहां तय करेगा आपका 3 घंटे का एग्जाम। उस 3 घंटे के एग्जाम में आपको बिना किसी बाहर की चीजों को सोचे हुए बहुत कॉन्फिडेंस रखना है। अगर वहां आपको पेपर टफ लगता है तो मान के चलिएगा, कुछ में घबराना नहीं है, मान के चलिएगा कि पूरे राजस्थान के लिए वो पेपर टफ है ना, तो उसमें भी घबराना नहीं है। वैसे इजी आएगा पेपर, आपके इजी ही आता आया है, जितना आप पढ़ रहे हो, जितने आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, उससे बहुत कम लेवल का पेपर आपको मिलेगा और बहुत आसान लगेगा पेपर। फिर भी अगर टफ लगता है तो मान के चलना कि इतनी तैयारी के बावजूद अगर आपको टफ लग रहा है तो राजस्थान में किसी भी एक भी इंसान के लिए इजी नहीं है। तो उसमें तो डरना घबराना बिल्कुल ही नहीं है। मेरे एग्जाम में और मेरे भाई साहब के एग्जाम में साथ साथ एग्जाम था लेक्चरर वाला, कई बार आंसर जो अपनी जो होती है सीरीज अलग अलग आ जाती है। मेरी जो सीरीज थी आसान सीरीज पहले आ गई थी, पहला प्रश्न आ रहा है, दूसरा आ रहा है, 30 आ रहा है, 40-45 तक आ रहा था। 45-50 के बाद में मेरा टफ वाला पोर्शन शुरू हो रहा था, ठीक है। तो 50 तक अगर टफ वाला पोर्शन शुरू होता, लेकिन 1 से 50 तक मेरे लगभग 40 से 45 क्वेश्चन लगातार सही हो रहे थे। तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना बन गया था कि जो बाद में टफ वाले थे वो भी मेरे से होने लग गए थे कि हाँ नहीं यार अपने को तो आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, ठीक है। और उसकी वजह से सिलेक्शन हो गया। और साथ ही एक भाई साहब थे, उनके जो टफ वाले क्वेश्चन थे वो पहले आ गए थे, पहला ही नहीं आ रहा है, दूसरा ही नहीं आ रहा है, 10वां ही नहीं आ रहा है, 20-30 तक उनके केवल 5 या 7 थे, और 31 या 32 से उनके इजी वाली सीरीज वापस शुरू हो चुकी थी। लेकिन तब तक वो अपना आत्मविश्वास इतना खो चुके थे कि उस एग्जाम की दौड़ से बाहर हो गए थे। तो ये गलती मत कर देना, जब तक पूरा पेपर नहीं पढ़ लो तब तक वो पेपर आपके लिए छूटा नहीं है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप वहाँ कितना पेशेंस रखते हैं, वहाँ आप कितना धैर्य रखते हैं, ये 1 साल की पढ़ाई से कई कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी वो तैयारी रहेगी। वो 2 घंटे या 2.5 घंटे की रहेगी। तो बहुत धैर्य के साथ एग्जाम कीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। कहाँ तक पहुँच गए थे अपन? ये अच्छा, परिवहन में सिंपल एक बार देख लीजिए, जनसंख्या की एक सारणी बनवा रखी है, कौन से कितना क्या पढ़ना है, जनघनत्व कितना है, किसका क्या है, कितना मानव संसाधन विकास का आर्थिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम छोड़ दीजिएगा, नहीं पढ़ना हो तो भी। प्रश्न आएंगे तो वहां से आ जाएंगे, यहाँ से आएगा तो एक प्रश्न आएगा, बहुत लंबा है ये, तो इतना काफी है इसमें। फिर राजस्थान का भूगोल है ना, राजस्थान का भूगोल, भौतिक प्रदेश अपने को बेसिकली आते ही हैं, 4 भौतिक प्रदेश है, कहाँ कहाँ क्या क्या कितना है ना, मरुस्थल में क्या है, अरावली की 3 भाग कर रखे हैं, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य की कौन कौन सी चोटियां हैं, उत्तरी की कौन कौन सी है, ये कौन सी है। पहले प्रश्न सिंपल बन जाता था कि निम्नलिखित में से क्रम गुरु से जरा आसारों को हमने वो याद कर रखी थी, लेकिन आजकल थोड़ा प्रश्न का ट्रेंड चेंज हो चुका है ना। मध्य अरावली की ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिणी अरावली की ऊंची चोटी कौन सी है, उत्तरी अरावली की ऊंची चोटी कौन सी है, और कौन कौन सी इनकी चोटियां हैं वो देख लेना ढंग से, ठीक है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश वगैरह वो है। अपवा प्रणाली, अच्छा जलवायु में 2 तरह की जलवायु है अपने, अरब सागर से आने वाली मानसून है और बंगाली खाड़ी से अरब सागर से आने वाली मानसून की पवनें कहाँ सबसे ज़्यादा बरसात कराती है, दक्षिणी पूर्वी वहाँ पे करवाती है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में। अफवाह प्रणाली में सारी नदियाँ, चंबल नदी की सहायक नदी, 3-4 नदियाँ, चंबल नदी, बनास नदी, लूणी नदी, इनकी सहायक नदियाँ अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और 5-7 नदियों का उद्गम स्थल भी जरूर याद कर लीजिएगा। फिर झीलें, कौन से मीठे पानी की जिले हैं, कौन से खारे पानी की जिले हैं। मृदा भी हमने इसकी याद कर रखी है। रेतीली मिट्टी कहाँ की है, भूरी मिट्टी बनास वाले क्षेत्र को कहते हैं। अभी प्रश्न आया था भूरी मिट्टी कहाँ कहाँ पे है ना, तो उसका प्रश्न आया था। काली मिट्टी कहाँ पर है, लाल मिट्टी कहाँ पर है, ये चीजें अपने को ध्यान में होनी चाहिए।
ठीक है। फिर जल संरक्षण और संग्रहण, वो 7वीं 8वीं किताब में जो खडीन वगैरह वो दे रखा था, वो अच्छे से देख लीजिए। वो जितना सा 5-7 उसमें टांका है, खडीन है, और क्या क्या है वो रण टोबा वगैरह। वो कृषि फसलें, इसमें भी वही वो 10-15 की सारणी बना लीजिए, उनको रख लीजिए, कौन सी गंगानगर में है, कौन सी अलवर में है, कौन से कहाँ है, कुल खाद्यान्न कहाँ पर ज़्यादा हुए हैं। खनिज, खनिज तो मैंने बहुत अच्छे से याद करवा रखा है। खनिज के से मुझे लगता नहीं है कि आपके प्रश्न गलत रहने की संभावना रहेगी। नीमजा रायशेला और मोरिजा बानोला वगैरह सब अच्छे से देख रखे हैं अपन ने, है ना। फिर है ऊर्जा संसाधन, लिग्नाइट से कौन कौन से होते हैं, जो 3 विशेष रूप से कौन कौन से जल विद्युत से उत्पन्न है, कौन सौर ऊर्जा कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, वो गैस वाला प्रथम राजस्थान का कौन सा, राजस्थान में स्थापित प्रथम कौन सा है, ठीक है। तो लगभग चीजें तैयार है आप लोगों की। इसके बाद में राजस्थान की प्रमुख नहरें याद कर रखी है अपन लोगों ने, नदी काटी परियोजनाएं, वही वापस व्यास परियोजना, घाघरा नागल परियोजना, पूर्वी नहर परियोजना इस बार थोड़ा विशेष रूप से देख लेंगे। पूर्वी नहर परियोजना इस बार विशेष रूप से देख लेंगे। पूर्वी नहर परियोजना काफी टाइम से चर्चा में चल रही है अभी, ठीक है। परिवहन राजस्थान, उद्योग राजस्थान वाले देख रखे हैं, जनसंख्या की भी जो सारणी, पर्यटन स्थल वगैरह, और वन्य जीवन, इसमें भी अच्छा एक शायद चौथा टाइगर रिजर्व बन चुका है राजस्थान में भी, कोई तीसरा या चौथा वो देख लेना। राष्ट्रीय पार्क कितने वो विशेष रूप से देख लेना, बस ये हो जाएगा इतना। उसके बाद में अगली जो 2 यूनिट है, इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से निवेदन करता हूं कि आप लोग कक्षा 10 वाली किताब जरूर देख लें। अभी 22 मार्च 2021 को एक पेपर था, आरपीएससी ने करवाया था, व्याख्याता लेक्चरर पद का, तकनीक शिक्षा व्याख्याता का पेपर था। 100 प्रश्न राजस्थान के थे, 20 से 25 प्रश्न कक्षा 10 की किताब से एज इट इज उठाए गए थे। कक्षा 10 की जो किताब है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उस किताब से एज इट इज उठाए गए थे। तो विशेष रूप से वो किताब आपने पढ़ी रखी है, मैंने पहले भी सजेस्ट किया था आप लोगों को, फिर भी नहीं देख रखी है तो एक बार उसे जरूर वापस देख लेना फटाफट, है ना। प्राचीन सभ्यताएं केवल 10वीं वाली किताब से वो देख लेना, ठीक है। जनपद कौन कौन से, सीवी जनपद वगैरह है, मालव जनपद है, वो देख लीजिएगा। राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास इतना ज्यादा लंबा टॉपिक है कि आप इसमें जितना फंसोगे उतना आप डूब जाओगे, उतना अपना समय व्यर्थ करोगे। कक्षा 10 की किताब का पहला चैप्टर केवल 5 या 6 पेज में जितना दे रखा है, वहां से प्रश्न आ जाएगा, कम से कम वो याद कर लेना, ठीक है। 1857 की क्रांति मैंने बता रखी है, आप लोगों को याद करवा रखी है अच्छे से, ये कक्षा 9 की किताब में मिलेगा आपका राजस्थान में। नहीं भी हो तो मैंने जो नोट्स भिजवा रखे हैं वो सफिशिएंट है ना। फिर राजस्थान में प्रजामंडल वालों की एक सारणी, 1938 में कहाँ पे हुआ, 1931 में कहाँ हुआ, 1934 में कहाँ हुआ, मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, बलवंत सिंह मेहता। 1941 में सलेटिया मैदान में जहाँ उसमें कौन आया था, सुचेता कृपलानी शायद थी। 1945 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय उसका सम्मेलन हुआ था, है ना। और डूंगरपुर में कौन नेता थे, बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। तो ये चीजें बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए अपने, बिल्कुल रेडी होने चाहिए। इतनी ये एक बार रेडी रहेंगे तो अपन एग्जाम में कॉन्फिडेंस अपने आप बैठेंगे, है ना। फिर किसान आंदोलन जनजातीय आंदोलन तो 3 ही है केवल। मैंने मीणा वाला भी देखना है। मीणा क्षत्रिय सुधार समिति गठन कब हुआ, 1933 में, ऐसा कुछ इसमें लक्ष्य में दे रखा है ना। वो देखा वो 1933 में कब है ना। और एक ही आंदोलन है मोतीलाल तेजावत का, और बहुमत भील आंदोलन हो गया, है ना। किसान आंदोलन बिजोलिया वाले, बूंदी वाले, जो बेगू वाले, वो ठीक है, ध्यान है आप लोगों को। राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण है मात्र, है ना, बेचारा सबसे छोटा टॉपिक। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व कक्षा 10 की किताब का लास्ट वाला टॉपिक, है ना, वहां से प्रश्न आ जाएगा आपके, वो रटा हुआ होना चाहिए। फिर राजस्थान की विरासत, दुर्ग महल वगैरह, ये सारे के सारे 10वीं क्लास की किताब में मिल जाएंगे आपको, है ना। वहां से राजस्थान के मेले त्योहार मैंने बता रखा है। लोक कलाएं, जैसे कि लोक कलाओं का उसमें प्रश्न आ रखा था कि ये श्रीलाल जोशी किससे संबंधित है ना, पट चित्रण से संबंधित है, ये इस किताब में दे रखा है ना। एक चीज जो है कि ये यहाँ पे 10वीं क्लास की किताब में एक प्रश्न जो लग रहा है मुझे, हाँ, जैसे ख्याल, ये नृत्य वगैरह भी है, तो ये मांगी बाई और लक्ष्मणदास किस नृत्य से संबंधित है ना। एक प्रश्न जो आया हुआ था उसमें कि ठाकुर ओंकार सिंह किस नाट्य से संबंधित है। तुर्रा कलंक की जब कक्षा 10 की किताब में आप पेज नंबर 92 में देखोगे तो उसमें बता रखा है आपको अच्छे से, है ना। साथ ही साथ एक चीज हमने देखी थी कि रम्मत में कौन था प्रमुख, तेज सिंह थे, है ना। तेज सिंह जो है, तेज सिंह के द्वारा कौन सी लिखी गई थी, स्वतंत्र बावनी। अच्छा, स्वतंत्र बावनी को गांधी जी को भेंट कब किया, 1943, इस किताब में लिख रखा है 1943 में। यह प्रश्न भी आया हुआ था। चित्रकला का एक प्रश्न मैं आपको बताता हूं। चित्रकला का एक प्रश्न उसमें से आया था कि चित्रकला कहाँ रह गई, ये वाला। चित्रकला का प्रश्न था कि हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किसने किया है ना। ये आपके पेज नंबर 60 में मिल जाएगा आपको, मूलचंद उदयराम। ये आरपीएससी के प्रश्न बोल रहा हूं मैं, जो अभी मार्च में एग्जाम करवाया था उसके प्रश्न बोल रहा हूं। और एज इट इज यही लिखा था, महाराजा मंगल सिंह के शासन काल में हाथी दांत के फलकों में सूक्ष्म चित्रण किसने किया,
और ये लाइन आप पढ़िएगा। हाथीदांत के महाराणा मंगल सिंह के शासनकाल में मूल चिंता उदयराम ने हाथीदांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रित किया। एज इट इज प्रश्न आ रखे हैं, ठीक है। एक प्रश्न जो आया हुआ था ये आप निकालिएगा इस किताब में, पेज नंबर, ये इसका लोकगीत का, तो लोकगीत अपन देखते हैं, है ना, पेज नंबर 86 का पहले ही प्रश्न, पटेलिया बिछिया लालर, ये क्या है? ये लोकगीत है मेवाड़ी क्षेत्र के, पर्वतीय क्षेत्र के। ये भी प्रश्न आ रखा था। आरपीसी के प्रश्न बता रहा हूं मैं आप लोगों को 10वीं क्लास की किताब से। अभी 2 ही दिन बाद में देखा था, इसलिए मैंने विशेष रूप से उस दिन मैसेज भी डाला था कि कक्षा 10 की किताब जरूर देख ले। इसलिए इन 2 यूनिट के लिए तो कक्षा 10 की किताब बहुत अच्छे से याद कर ले। राजस्थान के वेशभूषा, राजस्थान के आभूषण 10वीं क्लास वाली किताब से काफी है। राजस्थान की भाषा साहित्य, मिंजर किसकी रचना है, राधा किसकी रचना है ना, तो ये कक्षा 10 वाली किताब से आपके प्रश्न निश्चित रूप से बनेंगे। और उसके बाद में बीमा बैंकिंग, बीमा प्रकार, रिजर्व बैंक वाले प्रकार देख रखे हैं। सहकारिता और उपभोक्ता जागरूकता में कौन सा अधिनियम था 1986 वाला, कब उपभोक्ता जागरूकता दिन मनाया जाता है, कब दिवस मनाया जाता है, ये हो गया आपके। और शिक्षा शास्त्री मुद्दे वगैरह आप लोगों ने देख रखे हैं। आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पहले तो हर 4-5 दिन में सबको जो थे परिचित उनको फ़ोन करके मैं तैयारी के बारे में पूछ लेता था, लेकिन कुछ व्यस्तता की वजह से मैं नहीं कर पाता हूँ अभी फ़ोन। तो अभी से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को आप ऑल द बेस्ट, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, डरना नहीं। और अगर एक वीडियो कुछ एग्जाम में कैसे क्या करना है वो अगर बिना डरे हुए, या क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, अच्छा एक चीज़, प्रश्न कैसे अटेंड करने हैं, 5-5 करने हैं, 10-10 करने हैं, एक करके क्या करना है, उसका मैं एक दिन वीडियो अलग से आपको डाल दूंगा मैं, ठीक है। बस अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद। जय माँ करनी, माता जी डोकरी डाढ़ आपने सफलता जरूर दी रहा है। जय माता जी की।